Hello everyone, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड में आयोनिक सॉलिड्स के अंतर्गत लिमिटेशंस ऑफ रेडियस रेसो रूल्स के डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमारा टॉपिक था पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल्स। तो आइए सबसे पहले जो लिमिटेशंस हैं रेडियस रेशो रूल्स की, उसके हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि क्या इनकी लिमिटेशंस हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेडियस रेशो है वो आपका एक बहुत ही अत्यंत उपयोगी नियम है और इसकी सहायता से आप आयनिक ठोस की स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री आदि के बारे में जानकारी हमें मिलती है और इसके साथ ही हम उसका पूर्व अनुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ये हमेशा सही नहीं होता, इसके कई एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन कब होते हैं? त्रिज्या अनुपात नियम के आधार पर इसकी संरचना की व्याख्या नहीं हो पाती, अथवा हम कहें कि किसी संरचना का सही पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके क्या कारण हैं? उन कारणों में से जो पहला कारण है वो है आपका आयनिक त्रिज्या या आयोनिक रेडियाई। इस इसके इसकी वजह से हमें क्या दिक्कत आती है? त्रिज्या अनुपात ज्ञात करने के लिए आयनों की सही सही त्रिज्या ज्ञात होना बहुत जरूरी है और यही बात एक दोषपूर्ण के रूप में उभर कर आती है। अब आप देखिए, एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा अंतरनाभिकीय दूरी को तो सही सही ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन सही सही आयनिक त्रिज्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका क्या कारण है कि धनायन और ऋणायन इन दोनों के नाभिकों के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कोई सही सही सीमा रेखा का खींचना संभव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यहां तक तो धनायन है और बचा हुआ क्षेत्र ऋणायन का है, अथवा हम ये भी नहीं कह सकते कि यहां तक तो ऋणायन है और शेष आपका जो एरिया बचा हुआ है वो धनायन का है। इससे क्या होगा कि आयनिक त्रिज्याओं के मान लगभग सही हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल सही नहीं होते। लगभग सही तो हो सकते हैं लेकिन एकदम सही नहीं होते। इसके अतिरिक्त तो और क्या होता है कि जो आयनिक त्रिज्या है वो अपने आप में एक बिल्कुल सही आंकड़ा नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वातावरण के अकॉर्डिंग इनके मान चेंज होते रहते हैं। जनरली आयनिक त्रिज्याओं के जितने भी मान हैं उनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मानते हुए कैलकुलेट किए गए हैं। यदि आयनिक क्रिस्टल में उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है तब तो वो वैल्यू कैसी आएगी आपकी? सही। लेकिन यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से बढ़कर 8 हो गया तो उसकी जो त्रिज्या है उसमें 3% की वृद्धि हो जाएगी और यदि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जगह डिक्रीज होकर 4 हो गई तो उसकी जो आयनिक त्रिज्या है वो 6% की कमी हो जाएगी। तो एक तो ये कारण है आयनिक त्रिज्या का जिसकी वजह से हम सही सही ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा हमारा कारण है आयनों का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ आयंस। आयनों के व्यवहार से क्या प्रभाव पड़ता है? आप देखिए, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि क्रिस्टल जालक में जो आयनों की पैकिंग को हम ये मानते हैं कि वह अप्रत्यास्थ कठोर गोलों के रूप में होते हैं, लेकिन पैकिंग के समय आयन छिद्रों में फिट होते हैं और यदि छिद्र अधिक छोटा हो तो आयन उसमें दब जाएगा और दबने से क्या होगा? जालक में विकृति आ जाएगी। दूसरा इसका कारण यह है। तीसरा क्या कारण है?
तीसरा है आयनों की व्यवस्था, जिसे कहें हम अरेंजमेंट ऑफ आयन। आयनों की व्यवस्था से क्या प्रभाव पड़ता है? क्रिस्टल जालक में स्थायी व्यवस्था वह होती है जिसमें धनायन और ऋणायन परस्पर कांटेक्ट करते हों, स्पर्श करते हों। यह भी सदैव सही नहीं हो सकता। यदि आयन का आकार छिद्र से छोटा है तो वह उस क्षेत्र में कैसा होएगा? लुढ़कता रहेगा, क्योंकि आयन का आकार छिद्र से छोटा है तो इधर से उधर वो मूव करेगा, और यदि बड़ा है तो वह उसमें दब जाएगा। इससे क्या होगा? आयनों का परस्पर स्पर्श सही सही किनारों पर होने की संभावना कम ही रहती है। तो तीसरा इसका कारण यह है। चौथा इसका कारण है गोलाकार आयन, स्फेरिकल आयंस। स्फेरिकल आयन से क्या प्रभाव पड़ेगा? आयनों को हम जनरली कैसा मानते हैं? गोलाकार मानते हैं, और यह भी सदैव सही नहीं हो सकता। क्यों? यदि किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास है तब तो वह आयन गोलाकार होगा और उसका नाभिक केंद्र में ही होगा। लेकिन यदि आयन में उदासीन युग्म विद्यमान है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे गैलियम आयन है, इंडियम आयन है, थैलियम आयन है, टिन है, लेड है आदि, तो वो क्या होगा? वो केंद्र सममिति नहीं हो सकते। इस प्रकार आंशिक रूप से भरे हुए, अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो इसी प्रकार यदि आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल्स युक्त ट्रांजिशन मेटल आयन भी गोलाकार नहीं हो सकते। दूसरी बात, यदि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल रूप से भरे हुए हैं, जैसे D5 का एग्जांपल लें, तब तो वे डी ऑर्बिटल एक नियमित अष्टफलक के 6 लिगेंडों को समान रूप से क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, और क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? आपका सिमेट्रिकल बना रहेगा। लेकिन यदि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल रूप से भरे हुए नहीं है, जैसे D4, तो वे समस्त लिगेंडों को असमान रूप से रिपल्सन करेंगे और छोटी बड़ी बंदों वाली एसिमेट्रिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो चौथा इसका जो कारण है वो क्या है? स्फेरिकल आयंस। पांचवा इसका रीजन है नेचर ऑफ बॉन्डिंग, या कहें बंध की प्रकृति। बंध की प्रकृति से क्या प्रभाव पड़ेगा कि आयनिक त्रिज्या नियम के पालन के लिए यौगिक को 100% कैसा होना चाहिए? आयोनिक होना चाहिए। यह भी लगभग असंभव सी बात है कि 100% आयनिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि आयनिक बंध में थोड़ा या अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर आ ही जाते हैं। कई कंपाउंड जिनमें सीजियम क्लोराइड व्यवस्था होनी चाहिए, वे सहसंयोजक योगदान के कारण NaCl व्यवस्था ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयनिक त्रिज्या नियम से आयनिक ठोस की संरचना व ज्योमेट्री एक रफ आइडिया ही हम लगा सकते हैं। 100% उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और समस्त यौगिकों की सही सही संरचना का पूर्व अनुमान भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटेसी डिफेक्ट्स, जालक दोष। जालक दोष क्या होते हैं? किसी यौगिक के धनायन कब उत्पन्न होते हैं? ये जालकों में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कब उत्पन्न होते हैं? किसी यौगिक के धनायन एवं ऋणायन, त्रिज्यानुपात, जालक ऊर्जा आदि कारकों के आधार पर व्यवस्थित होके क्या बनते हैं? क्रिस्टल जालक बनते हैं। और इस क्रिस्टल जालक बनने की व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि अथवा डिफेक्ट्स अथवा दोष अवश्य रह जाता है। एक परफेक्ट क्रिस्टल अथवा एक आइडियल क्रिस्टल उसको कहते हैं जिसमें प्रत्येक कण अपने निश्चित स्थान पर हो, परंतु ऐसी आइडियल सिचुएशन जनरली होती नहीं है, और होती भी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? परम शून्य ताप पर, और जो जनरल टेम्परेचर
पर कभी भी नहीं होती, वो परम शून्य ताप पर होती है। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसमें मेनली जो डिफेक्ट्स होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। उसमें पहला है आपका जालक की रिक्तियां, जिसे कहें लेटेसी वैकेंसीज अथवा कहें शॉर्ट की दोष। दूसरा है जालक अंतराकाशी, जिसे हम फ्रैंकल दोष के नाम से या फ्रैंकल डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है नॉन स्टाइकियोमिथी दोष, जिसे हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। चौथा है आपकी रासायनिक अशुद्धियां, जिसे हम केमिकल इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए इसमें से हम पहले दोष के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि ये कब उत्पन्न होता है, लेटेसी वैकेंसीज और शॉर्ट की डिफेक्ट्स। किसी यौगिक का क्रिस्टल बनते समय यदि क्रिस्टल जालक में एक ऋणायन और एक धनायन एब्सेंट हो जाएं, तो क्रिस्टल में 2 प्रकार की रिक्तियां हो गई। एक तो क्या हो गया, एक तो धनायन, ये आपका ये ऋणायन की पूरी एक लेयर है, ये ऋणायन, फिर एक धनायन, फिर एक ऋणायन, फिर एक धनायन, फिर एक ऋणायन। तो यहां से आपका धनायन अनुपस्थित हो गया। इसी प्रकार से अब आप देखिए ये धनायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन, अब ये ऋणायन गायब हो गया। तो एक तो धनायन और एक ऋणायन गायब हो जाए या अनुपस्थित हो जाए तो क्रिस्टल में 2 प्रकार की रिक्तियां हो जाएगी। और इस प्रकार के दोष जनरली त्रिविमीय जालक में कहीं भी हो सकते हैं। अब आप देखिए किसी क्रिस्टल में यह जो डिफेक्ट्स है तब उत्पन्न होता है जब धनायन और ऋणायन के आकार लगभग समान हो, जैसे NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, KBr आदि। आयनिक ठोस यदि क्रिस्टलीय अवस्था में हो तो वह विद्युत का एक कैसा होगा, इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर मतलब एक उत्तम रोधी होता है। लेकिन यदि उनके क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट्स रह जाए तो उसमें अल्प मात्रा में विद्युत की चालकता का गुण आ जाता है। अब आप देखिए इस शॉर्ट की त्रुटि के कारण क्रिस्टल में रिक्तियां आ जाती हैं। आपने देख रहे हैं ये शॉर्ट की त्रुटि है, शॉर्ट की है मतलब शॉर्ट हो रहे हैं, इसलिए ये शॉर्ट की हो गई, शॉर्ट की रिक्तियां आ रही है। यदि कोई अन्य आयन रिक्तियां छिद्रों में आ जाए तो उसके स्थान पर छिद्र बन जाता है और इस प्रकार आयनों के द्वारा विद्युत का क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इन रिक्तियों के कारण ही आयनिक ठोसों में आयोनिक कंडक्टिविटी होती है और अधिकांशतः विद्युत का चालन छोटे आकार वाले आयनों द्वारा होता है, जनरली धन आयनों द्वारा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है, विपरीत दिशा में दोनों आयनों के चालन द्वारा भी विद्युत का कंडक्शन हो सकता है। दूसरी आपकी त्रुटि है जिसे हम कहते हैं जालक अंतराकाशी अथवा फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ये कब उत्पन्न होता है, किसी क्रिस्टलीय ठोस में इस प्रकार का डिफेक्ट तब आता है जब धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में काफी छोटा हो। देखिए आप ये फ्रैंकल डिफेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आपका ऋणायन का आकार तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन धनायन का आकार बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की जब आपकी स्ट्रक्चर होती है किसी यौगिक की तो वहां पर डिफेक्ट्स आता है और इस डिफेक्ट्स में छोटा धनायन अपने लिए निश्चित स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान में जाकर फिट हो जाता है। देखिए यहां पर ये अपने निश्चित स्थान से हट गया है और ये अंतराकाशीय स्थान में जाकर फिट हो गया है और इस प्रकार उसके लिए नियत स्थान रिक्त रह जाएगा। देखिए ये इसका नियत स्थान था तो ये तो रह गया रिक्त और ये अंतराकाशीय स्थान में जाके फिट हो गया और वहां एक छिद्र बन जाएगा, ये एक छिद्र बन गया है। और इस प्रकार के एग्जाम्पल जनरली किस में देखने को मिलेगा, आपको ZNS में मिलेगा, AgCl में मिलेगा, AgBr में मिलेगा, AgI में मिलेगा आदि मेटल्स में पदार्थों में इस प्रकार के ये होल्स पाए जाते हैं, डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। इस दोष को भी एक द्विविमीय सतह के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए आपने यहाँ ये डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, ये ऋणायन का आकार बहुत बड़ा है
और धनायन का आकार बहुत छोटा है, इसलिए अंतरकाशीय स्थान में जाके फिट हो गया है अपना निश्चित स्थान छोड़कर, और निश्चित स्थान पर एक छिद्र आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये उसी केस में होता है जब धनायन का आकार बहुत छोटा हो और ऋणायन का आकार काफी धनायन की तुलना में बड़ा हो। इस प्रकार के फ्रैंकल दोष वाले क्रिस्टल जब पर्याप्त ऊर्जा स्तर पर होते हैं तो धनायनों का ऊष्मीय कंपन इतना होता है कि वे एक अंतराकाशीय स्थान से दूसरे अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, और इस प्रकार एक धनायन क्रिस्टल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकता है। अतः ऐसे दोषपूर्ण क्रिस्टल भी विद्युत के चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये आपके आज हमने दो प्रकार के डिफेक्ट्स पढ़े। एक तो था आपका शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। थैंक यू।